Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 अक्टूबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ गिनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2009 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो हुआ था रियो डे जेनेरियो के अंदर, क्या वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, या ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल से आया है, या ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आया है, या ऑप्शन नंबर डी जो G8 समिट हुआ था हेलिंगेंडम में वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया गया। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों ने कल भी देखा होगा, ये जो आर्टिकल है हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में प्रेजेंट था, आज भी इसका चर्चा की जा रही है। जो पीआईबी है यानी कि डायरेक्टली जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पर भी इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। हर एक न्यूज़पेपर के अंदर आपने कहीं ना कहीं इसका जो जिक्र है वो देख लिया होगा। तो क्या है पूरा का पूरा मैटर वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अभी ना क्या होने वाला है, गगनयान मिशन को हम लोग लॉन्च करेंगे। इसरो ने गगनयान मिशन का जो सारी तैयारी है वो कर ली है। गगनयान मिशन में हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग लगभग 3 लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाएंगे और ले जाने के बाद में 5 से 7 दिन तक वो लोग अंतरिक्ष में रुकने के बाद में सीधा वापस से लैंड कर जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। ये हमारा टारगेट है। तो इसको लेकर जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो चल रहे हैं। अभी दोस्तों कुछ चीज़ें डेवलप की गई हैं। जो पहला ट्रायल है वो यहाँ पर अभी 21 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। वैसे गगनयान मिशन फाइनल तरीके से हम 2025 में लॉन्च करेंगे, ध्यान रखना, यानी कि जो इंसानों को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में वो 2025 यानी 2025 में भेजा जाएगा, यानी कि अभी थोड़ा सा समय है इसमें। लेकिन उस गगनयान मिशन को लेकर ना एक मीटिंग चल रही थी, जैसा आप यहाँ पर देख पाओगे। इस मीटिंग के अंदर में जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ जी, यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी, हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर और भी कई सारे यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो सब बैठे हुए हैं। और इस मीटिंग के अंदर में यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे पॉइंट्स पूरी तरह से वायरल हो चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि पीएम मोदी ने अभी इसरो को डायरेक्ट किया है और इसरो से यहाँ पर बोला है कि हमें अब अपने 2 बड़े टारगेट सेट करने होंगे। एक टारगेट होगा 2035 तक का, ठीक है, और दूसरा टारगेट होगा 2040 तक का। तो यहाँ पे 2 टारगेट सेट करने की बात की जा रही है दोस्तों। 2035 में हम क्या करेंगे, 2035 तक भारत अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको बोला जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कौन सा है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर लॉन्च किया है। ये अंतरिक्ष में ऊपर कह सकते हो तैर रहा है। इन स्टेशन का मेन पर्पस क्या जाता है, देखो इनका मेन पर्पस ये है कि जब हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं हम उनको अंतरिक्ष में भेज सकें, ठीक है, वो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स रुक सकें, रिसर्चेस कर सकें, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं इस स्टेशन के अंदर में। जैसे अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें 7 लोग जो हमारे 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आराम से रुक सकते हैं। उसी प्रकार का एक स्टेशन हम लोग भी बनाकर स्पेस में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। 2035 तक हमें यहाँ पर अपना पहला स्पेस स्टेशन बनाना है, ये खुद की टेक्नोलॉजी से बनाना है, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये मेंशन किया गया। दूसरे पॉइंट के ऊपर जोर दिया गया कि 2040 तक हमें पहले भारतीय को चंद्रमा के ऊपर में उतारना है। तो अभी आपको पता है यहाँ पर जो सबसे पहले पर्सन जो चंद्रमा पर पैर रखे हैं वो हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यूएस का जो मिशन है, यूएस के मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर यहाँ पर पहला जो इंसान है वो लैंड किया। तो यूएस यहाँ पे पहला ऐसा देश मिल जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में है, ठीक है, और वो पहला देश और अभी भी यहाँ पर वो एक लौता देश है जो कि यहाँ पे अपने
ह्यूमंस को चांद पर पहुंचा चुका है। तो यूएस के बाद में यहाँ पर अब इंडिया ने यहाँ पे अपनी प्लानिंग की है कि 2040 तक हम भी क्या करेंगे, फर्स्ट इंडियन को मून के ऊपर लैंड करवाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2040 तक आते आते प्रोबेबली हो सकता है कि भारत जैसे ही इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि ये मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो जैसे ही सक्सेसफुल होता है हो सकता है हमको यहाँ पर दूसरा या तीसरा रैंक मिल जाए इन पर्टिकुलर यहाँ पर मिशंस के अंदर में। अब कहोगे दूसरा या तीसरा क्यों, दूसरा ही मिलना चाहिए दोस्तों। अभी चाइना भी तैयारी कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2040 तक का समय बहुत लंबा समय है, तो यहाँ पर इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है जो चाइना है वो सक्सेसफुल हो जाए, वो अपने ह्यूमन को चंद्रमा के ऊपर उतार सके, या बीच में रशिया हो सकता है। खैर रशिया के अभी हालात थोड़े कमज़ोर हैं, तो रशिया का जा पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चाइना सेकंड हो सकता है या इंडिया सेकंड हो सकता है। वो यहाँ पे आने वाला जो टाइम है वो हमको बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो तैयारी है, इसको लेकर जो डिस्कशंस है वो भी इस मीटिंग में हुए, जिनके जो पॉइंट्स हैं वो लगातार आप देख पाओगे हर एक न्यूज़ आर्टिकल में दिखाई पड़ेंगे। केवल बात यहीं पे नहीं रुकती है। गगनयान मिशन हो गया, गगनयान मिशन के बाद में हमारा स्पेस स्टेशन हो गया, मून के ऊपर मिशन हो गया, उसके साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है भारत अपने एक इंसान को 2040 तक मून पर भेजेगा, वो हो गया। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे अभी वीनस के ऊपर में, वीनस जो प्लैनेट है, मार्स है, उसके ऊपर भी कुछ मिशंस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इवन मार्स के ऊपर भारत अपना रोवर भी लॉन्च करने वाला है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े मिशंस हैं जो कि यहाँ पे मतलब कह सकते हो 2030 से लेकर 40 तक का जो ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड होने वाला है, जो 10 साल होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे स्पेस एंड साइंस एंड टेक कैटेगरी के अंदर में। स्पेस में कई सारे एक्सप्लोरेशन यहाँ पर इंडिया करने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों अभी जो आपको यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। इस वाले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तैयार करने के पीछे कई सारी कंट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ ने मिलकर इसको तैयार किया था। लेकिन अभी पता है इसकी उम्र हो चुकी है। उम्र हो चुकी है मतलब यह है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत पुराना हो चुका है, और अब इसको जल्दी क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जो पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन में इसको उतार दिया जाएगा। ठीक है, ये रिटायर होने वाला है बहुत जल्दी, ये भी हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया भर में कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इस रेस के अंदर में बहुत आगे निकल चुकी हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ने ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। नाम आपको पता होगा, तियांगोंग स्पेस स्टेशन। चाइना ऑलरेडी यहाँ पर उसको रेडी कर चुका है। चाइना के बाद में दोस्तों इस प्रकार से कई सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यूएसए तैयारी कर रहा है एक और स्पेस स्टेशन भेजने की, जिसमें यूएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भी कई सारी स्पेस एजेंसीज मिलकर ये काम करेंगी। ठीक है, तो अभी अमेरिका के कई सारे स्पेस स्टेशन, जैसे यहाँ पर एक्सियोम स्टेशन की बात की जा रही है। रशिया अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है रशियन ऑर्बिटल सर्विस स्टेशन। फिर उसके बाद में जो कह सकते हो कि यहाँ पर जो अमेरिका है, अमेरिका की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ है, वो भी अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनली इसरो भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो ये रेस में कई सारी कंट्रीज़ आगे निकल चुकी हैं। यहाँ पे अभी भी हम अगर देखें तो बहुत पीछे रह जा चुके हैं, तो उसमें हम लोगों को बराबर आना ज़रूरी है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा उसका दोस्तों जो साइज़ वगैरह है वो भी अच्छा खासा होगा। उसमें कम से कम जो 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो अभी तक जो डिस्कशन हो रहे थे, देखो दोस्तों बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि इस स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बात अभी तक ये चल रही थी कि 2030 तक हम भारत का पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, उसके साथ जैसे ही हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे तो यूएस, रशिया, चाइना जैसे क्लब के साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना स्पेस स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च किया है। अब भारत का जो स्पेस स्टेशन होगा वो बहुत छोटा होगा, बताया जा रहा है 20 टन के आसपास होगा, 20 टन वजन होगा। ठीक है, फिर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 20 टन वजन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो 7 एस्ट्रोनॉट्स है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, जबकि जो अभी सबसे बड़ा वाला ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें लगभग 7 एस्ट्रोनॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, हमारे वाले में कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। ध्यान रखना, मैंने 7 तो नहीं बोल दिया, 3 आ सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया लॉन्च करेगा वो लगभग यहाँ पे पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। ठीक है, अंतरिक्ष के अंदर में, जो कि यहाँ पर तैर रहा होगा। जो इसरो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहा है। इससे और भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी काम किया जा रहा है। सवाल आपके दिमाग में आएगा, आखिरकार ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस होगा इसका। तो अगर ये जो स्पेस स्टेशन दोस्तों होते हैं ना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं अंतरिक्ष के डेटा को कलेक्ट करने के लिए। कुछ डेटा हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, वो सब कंडक्ट करने के लिए स्पेस स्टेशन ज़रूरी होते हैं। ये हमको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके माध्यम से स्पेस में रुक सकते हैं ह्यूमंस। स्पेस में कई दिनों तक रुकने के बाद में काफ़ी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जो कि अभी ये चीज़ें पॉसिबल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं होता तो पॉसिबल भी यहाँ पर ये सारा काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो स्पेस स्टेशन है ये लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर हम स्पेस में रुक के सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमको मिल जाती हैं।
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो चुकी हैं। जो बैकग्राउंड डेटा है वो मैंने आपको बैकग्राउंड डेटा प्रोवाइड करवा दिया पीडीएफ में, आप वहाँ से इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आर्टिकल दिख कहाँ पे रहा है आर्टिकल, अच्छा यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय पर इसकी चर्चा बहुत होगी। 2021 से कई बार हम इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक कमेटी तैयार की गई थी। पहले मैं आपको पूरा बेस क्लियर करता हूँ, ये पूरा मुद्दा क्या है दोस्तों। आज अगर यहाँ पर शादी की जो लीगल एज है वो देखी जाए तो क्या है, सबको पता है जो वेमेन है, जो फीमेल है, उनकी शादी की एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, और मेन की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 होनी चाहिए। लड़के की 18 और लड़के की 21, ये मिनिमम एज है, सबको पता है। लेकिन दोस्तों ये जो 18 एज है ना, इसके सेट करने के बावजूद भी यहाँ पे इससे कम उम्र में लगातार शादियाँ हो रही हैं, जिसको हम बाल विवाह बोलते हैं। ये एक लीगल एज है, इसके अंडर में यानी 18 से कम उम्र में शादी करोगे तो वो बाल विवाह कहलाएगा, चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये बताया कि जो ये 18 की एज है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि 18 की एज में शादी होने के बाद अगर लड़की की 18 की उम्र में शादी होती है तो अर्ली शादी की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से दोस्तों उस लड़की के हेल्थ के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी सिनेरियोज़ को देखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया, दिसंबर 2021 में। और यहाँ पे उस कमेटी से बोला गया कि चलो आप एनालाइज करो, और ये जो डेट है ना, इस डेट को बढ़ाने की, ये जो उम्र है, ये जो लीगल एज है, इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो कमेटी को काम दिया गया कि भाई यहाँ पर ये सारा काम करना है, आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है, कुछ रिपोर्ट्स लेकर आनी है, कुछ और डेटा पब्लिश करना है, और जो ये एज है वो लड़की की यहाँ पर 21 करनी है, 21 करनी है। यानी कि जो ये मैरिज की एज है दोस्तों, खासकर वेमेन की, ये हमारी जो आज के समय पर 18 एज है, 18 मिनिमम एज है, इसको यहाँ पे बढ़ाकर मिनिमम 21 करनी है। ठीक है, मिनिमम 21, यानी कि जो लड़की की शादी होगी वो मिनिमम 21 साल में यहाँ पर करेंगे। और 21 साल से अगर कम उम्र में यहाँ पर शादी की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो भी फिर चाइल्ड मैरिज कहलाएगा, क्योंकि लीगल एज 21 कर दी जाएगी। अभी हुई नहीं है, इसका डिस्कशन चल रहा है। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है ये इस बिल को वापस से एग्जामिन कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये 2021 में लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर में। जिस बिल की मांग ये थी कि भैया जो वेमेन की एज है स्पेशली शादी की, वो 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। और ये जो बिल आया था दिसंबर 2021 के अंदर में लोकसभा के अंदर में, उस बिल का नाम क्या है दोस्तों, बिल का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अभी इस बिल के बारे में काफ़ी सारी डिटेलिंग्स और भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कहोगे 2021 से अभी तक इस बिल के ऊपर सुनवाई नहीं की गई, नहीं, बार बार थोड़ा थोड़ा और समय मांगना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो ये पैनल है इन्होंने यहाँ पर बार बार इस बिल के ऊपर सुनवाई से मना करा, इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया, इसका टाइम पीरियड बढ़ाते हुए चले गए। आखिरी मीटिंग इस बिल को लेकर 17 मई 2022 में हुई थी। ये जो कमेटी है ना, ये 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो यहाँ पर पूरा डिस्कशन कर रही है। उस कमेटी के अंदर में केवल और केवल 3 महिला MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके बाद बोला जा रहा है दोस्तों कि अब इस बिल को आगे तीन महीने के लिए और टाल दिया जाए। तो 3 महीने के लिए टालने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा अक्टूबर तो चल ही रहा है, ख़त्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो बोला जा रहा है कि लगभग 24 जनवरी तक यहाँ पर इसको टाल दिया जाए आगे के लिए। उसके बाद देखा जाएगा कि इस बिल को लेकर क्या क्या जो डिस्कशंस है वो यहाँ पर होते हैं। आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर मैटर है वो समझ में आ चुका है। लेकिन क्या एग्ज़ाम के लिए इतना इनफ होगा? नहीं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपने इस बिल के बारे में बहुत सारी बातें और भी हैं जो जाननी होगी, कुछ बैकग्राउंड डेटा जानना होगा। ठीक है, ये तो केवल आर्टिकल है, न्यूज़ है, ये आपने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है, आओ चलो फटाफट यहाँ पे उसको पढ़ना शुरू करते हैं। करना क्या है दोस्तों, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है वेमेन की, जो शादी की लीगल एज है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। इसको लेकर यहाँ पे क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया, कौन सा बिल आया ये मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, एक बिल जो मैंने अभी बिल का नाम बताया वो क्या था, बिल का नाम था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये अमेंडमेंट बिल है, यानी कि संशोधन कर रहे हैं, यानी कुछ चेंजेस करे जाएंगे। तो चेंजेस किस में किया जाएगा, पुराने वाले कानून में चेंज किया जाएगा। तो मतलब बाल विवाह को लेकर हमारे पास में ऑलरेडी एक बहुत पुराना कानून है। वो कानून कौन सा है, वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये 2006 का कानून है। और 2021 में जो ये बिल आया था इसकी मांग यही थी कि भाई 2006 वाले कानून के अंदर बदलाव किया जाए। सिंपल, आपको समझ में आ गया। 2006 वाले कानून के तहत ही जो लीगल एज सेट की गई है महिलाओं और साथ ही साथ में यहाँ पर मैन और वेमेन की, वो यहाँ पर 18 और 21 सेट की गई है। वेमेन की 21 और मैन की वेमेन की 18 और मैन की 21।
समझ गए। तो ये जो लीगल एज आज के समय पर सेट है, ये पुराने वाले 2006 के लॉस के हिसाब से सेट है। तो इसी के अंदर में कुछ चेंजेस करने की अभी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लें, थोड़ा और लीगल फ्रेमवर्क में जाते हैं, क्या प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है मिनिमम मैरिज को लेकर। दोस्तों इतिहास समझते हैं। भारत के अंदर में जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है कि भैया शादी की एक मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, यानी कम से कम उम्र इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो सबसे पहली बार मिनिमम एज यहाँ पर लाई गई थी वो एक शारदा एक्ट के माध्यम से लाई गई थी। वो 1929 का कानून था, शारदा एक्ट 1929। और बाद में यहाँ पर इसी शारदा एक्ट का नाम चेंज कर दिया गया, नाम चेंज करके इसका चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो 1929 का ये कानून था। ऐसी कहानी चलती रह गई आगे। फिर कुछ समय बाद यानी 1978 के अंदर में ये जो पूरा कानून लाए थे हम, इसके अंदर में अमेंडमेंट कर दिया, चेंजेस कर दिया। और चेंज करने के बाद में अगेन वो जो लीगल एज है गर्ल के लिए 18 और बॉय के लिए 21 को सेट कर दिया गया। ये मिनिमम एज, कम से कम इतनी उम्र में शादी की जा सकती है, इससे कम उम्र मतलब बाल विवाह। समझ गए, वो यहाँ पर फिर लीगलाइज नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद कई सारे अमेंडमेंट होते चले गए। फिर यहाँ पर अमेंडमेंट होते होते यहाँ पर 2006 तक यहाँ पर काफ़ी अमेंडमेंट हुए। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर लॉ का नाम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 रख दिया गया। और अभी 2021 में यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर फिर से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी ने यह मैटर अभी आगे के लिए टाल दिया है। यह हमने डिस्कशन किया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं अलग अलग रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, अलग अलग धर्म में अगर आप देखोगे तो मिनिमम शादी की एज क्या है। फॉर एग्जांपल हिंदूज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिंदूज़ में हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का। इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी यानी इस वाले कानून के अंदर भी जो लड़की की मिनिमम एज है गर्ल की वो यहाँ पर 18 है और बॉय की जो मिनिमम एज है वो यहाँ पर 21 है। ठीक है, ये मिनिमम एज यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में भी है। लेकिन जब बात करते हैं इस्लाम में, तो इस्लाम में यहाँ पर जो मैरिज ऑफ माइनर है ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब तक वो लड़की अपनी प्यूबर्टी की एज में नहीं आ जाती, प्यूबर्टी यानी यौन अवस्था में नहीं आ जाती, तब तक यहाँ पर शादी नहीं हो सकती। और प्यूबर्टी आते ही, यौन अवस्था में आते ही यहाँ पर वो शादी के लिए वैलिड है, जो शादी है वो वैलिड कहलाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर इस्लाम में आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ दोस्तों स्पेशल मैरिज एक्ट हमको मिलता है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या बोलता है, यह 1954 का कानून है। ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसने भी जो मिनिमम एज है लड़की की वो 18 और लड़की की 21, यानी कि हर एक कानून अगर आप देख रहे हो इतिहास से जितने भी लॉज आपने देखे सब के अंदर ये मिनिमम एज सेट की गई है जो आज के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब आज भी हम इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अचानक से ऐसा डिसीजन क्यों बना लिया, जैसे चल रहा था चलने देते भाई, इतने सालों से चल रहा है, क्यों हम लोगों ने यहाँ पर डिसीजन बना लिया कि उम्र को बढ़ाना चाहिए। क्यों यहाँ पर हमने ये डिसीजन बना लिया कि लड़की की उम्र को जो ये 18 कम हमने मिनिमम एज रखी है इसको बढ़ाकर 21 करना चाहिए। रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एज को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे ऐसा बोला जा रहा है। अब दो तरफा लोग बटे हुए हैं, कुछ का कहना है बढ़ा दिया जाए फ़ायदे होंगे, कुछ का कहना है यहाँ पर ना बढ़ाया जाए नुकसान होगा। समझते हैं पहले एक एक करके, दोनों एस्पेक्ट समझेंगे। पहले समझते हैं फ़ायदे क्या होंगे उम्र को बढ़ाने से। उम्र को बढ़ाने से दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि जैसे 18 की उम्र में अगर शादी हो रही थी तो अर्ली मैरिज की वजह से अर्ली प्रेगनेंसी हो रही थी, वो वाला सिचुएशन अभी नहीं आएगा। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी होने की वजह से उस लड़की की हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके न्यूट्रिशन लेवल पर। फिर ओवरऑल यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से जो बच्चा जन्म लेता है ना, उस बच्चे के अंदर में भी कह सकते हो हेल्थ को लेकर बहुत सारी जो कमियाँ हैं वो रहती हैं। ठीक है, उसकी भी यहाँ पर प्रॉपर जो हेल्थ है वो मेंटेन नहीं हो पाती। कभी कभी अंडर नॉरिश आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर यहाँ पर उस बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो इस वजह से जो ये एज है इसको इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। दूसरा दोस्तों अगर आप देखोगे, दूसरा यहाँ पे प्रो ये है एज बढ़ाने का, वो है वेमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी। जो मदर की एज है दोस्तों, आज जैसे यहाँ पर 18 मिनिमम एज है, भाई 18 मिनिमम एज है तो उसके हिसाब से शादी कर देते हैं 18 की उम्र में ज़्यादातर। तो बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों कि 18 की उम्र तक तो एजुकेशन ही पूरा नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो सकेगी। तो कम से कम मिनिमम 21 एज तो होनी चाहिए, यानी कि उस 21 की एज तक जो लड़की है उसकी एजुकेशन लेवल, लिविंग कंडीशन, हेल्थ कंडीशंस, डिसीजन मेकिंग की पावर आ सके कि हाँ वो अपने खुद से निर्णय ले सके। 18 की उम्र तक क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से लोगों का कहना है कि भाई फ़ायदा ही है एज को इंक्रीज़ करने से। फिर एक और फ़ायदा बताया गया, टैकलिंग चाइल्ड मैरिज, क्योंकि दोस्तों भारत कहीं ना कहीं घर बन चुका है सबसे ज़्यादा बाल विवाह का पूरे दुनिया भर में। तो ये जो लॉ है इससे क्या होगा, जो बाल विवाह है वो यहाँ पर हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम एज अब 21 सेट कर दी जाएगी। 21 से
कम उम्र में यहाँ पर शादी हुई तो कहीं ना कहीं वो चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में देखी जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। तो इससे यहाँ पर लड़ा जा सकेगा। तो एक तरफ तो यहाँ पर लोग ये हो गए जो कि कह रहे हैं कि इसके प्रो हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, जो भी कह लो। अब कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर इसके नुकसान मेंशन कर रहे हैं कि भाई मिनिमम एज को बढ़ाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज़, डिफ़िकल्टी इन फाइटिंग चाइल्ड मैरिज, ये थोड़ी रियलिटी भी है दोस्तों। पहले भी तो कानून था ना, अभी भी कानून है, लीगल एज 18 है। क्या हम चाइल्ड मैरिज को रोक पाए? नहीं रोक पाए। भले ही चाइल्ड मैरिज थोड़ी सी कम हुई हो, लेकिन यहाँ पर रोक नहीं पाए। तो चाइल्ड मैरिज को लेकर जो ये कानून है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो आपने 21 एज कर दी है, इससे बाल विवाह और बढ़ेगा, लोगों का कहना है। एक तरफ आप देखोगे थोड़ा बहुत सही भी, क्योंकि लोगों को पता है यार 18 मिनिमम एज है ना। वो पहले आज के समय पर भी 18 से कम उम्र में शादी हो जा रही है, अब आपने एज भी 21 कर दी है। और 21 की एज करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो लड़की की शादी है वो 20, ठीक है, 19, 18, इनमें यहाँ पे हमको थोड़ी ज़्यादातर भी देखने को मिल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये चाइल्ड मैरिज है ये कम होने के बजाय थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि सही से लॉ काम नहीं कर पाएगा। समझ गए? 70% जो जल्दी शादियाँ हो जाती है, कम उम्र में शादियाँ हो जाती हैं, वो कुछ कम्युनिटीज़ में, SC ST कम्युनिटीज़ में हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो कानून है ना, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को और ज़्यादा पुश करता हुआ नजर आएगा, रोकेगा नहीं। ये भी यहाँ पर कुछ कंसर्न्स दिखाए गए हैं। दूसरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखाई गई है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप पहले से इसको लिंक करो। हो सकता है यहाँ पर कि अब 21 तक आपने उम्र कर दी है, मिनिमम एज कर दी है, 21 से पहले जो शादी होगी उसको आप क्रिमिनलाइज कर दोगे। तो अगर 21 की उम्र से पहले यहाँ पर शादी हो जाती है बिना किसी लीगल प्रोटेक्शन के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो शादी करवाने वाले पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं क्राइम कर रहे होंगे, और फिर ये वाले जो केसेस हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। देखो दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टेट ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया में लगभग 51% के आसपास जो यंग वेमेन हैं उनके पास में कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और 47% यहाँ पर जो हैं उनके पास में थोड़ी बहुत प्राइमरी एजुकेशन है, जिनकी एज 18 के आसपास हो जाती है। नहीं, जिन आज के समय पर 18 एज है, तो जो यहाँ पर 18 तक शादी कर देते हैं, ठीक है, 18 एज में शादी कर देते हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पर वेमेन अनएजुकेटेड है या थोड़ी बहुत यहाँ पर उनको एजुकेशन मिली है। और एक रिपोर्ट ये भी बता दी है कि देखो, जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं उनके तो कम, जो स्कूल से बाहर हैं उनकी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, या स्कूल में बहुत कम पढ़ाई की है या स्कूल से निकाल दिया गया है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी हो पाना। ये भी यहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम जताई जा रही है। फिर बात है वे फॉरवर्ड का, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सोल्यूशन है हमें एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। यही एक लौता सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा तीनों पॉइंट्स में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें चाइल्ड मैरिज रोकनी है ना, तो पहली चीज़ आप एजुकेशन को प्रमोट करो, स्किल्स प्रोवाइड करवाओ। जो वेमेन हैं, गर्ल्स हैं, इन सभी को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा, स्किल्स मिलेगा, वो कुछ कर पाएंगे आगे, ठीक है। और इसी की वजह से सरकार को यहाँ पे फोकस करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो लड़कियों के लिए हमें ओपन करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यहाँ पर इंप्रूव करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये उम्र है भले ही 21 कर दी गई हो, लोगों को इसके बारे में पता ना हो और वह कम उम्र में शादी कर दें, तो उससे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऐसा अभी भी कई सारी जगह पर हमको देखने को मिलता है। तो एक अवेयरनेस फैलाने भी ज़रूरी है कि जो मिनिमम एज है वो क्या है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में लड़कियों को अपने एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, वो अपने स्किल्स के ऊपर काम कर सकती हैं, कुछ और बेहतर यहाँ पर काम कर सकती हैं। तो ये जो बिल है दोस्तों, इस बिल के ऊपर जो पूरा डिस्कशन है वो यहाँ पर हो रहा है। अभी 2-3 महीने बाद फिर से ये न्यूज़ में आएगा, तो हम लोग तब कवर करेंगे। जनवरी 2024 की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलो आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांस है इसको ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है? डेली बेसिस में जो करंट नोट्स के PDF वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन डिस्कस किया, उसके बाद चाइल्ड मैरिज डिस्कस किया। उसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो बैकग्राउंड डेटा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं से अगर क्वेश्चन बना तो उसी बैकग्राउंड डेटा से बनेगा। तो दोस्तों वो सारा का सारा जो डेटा है उसको आप लिखने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाता है। तो आपको एक सोल्यूशन ये मिल जाता है, केवल आपने वीडियो देखना है। इस ग्रुप के अंदर में आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म का PDF मिल जाता है जो A4 शीट पर प्रोवाइड करवाया जाता है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपको PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक सिंपल सा PDF होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है। उसको आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या ना चाहो कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे स्टोर भी करके रख सकते हो। या कई सारे लोग की स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है, कंटेंट खो जाता है, PDF डाउनलोड करके रखते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है,
तो यहाँ पर डिलीट करना पड़ता है। वो सारी इश्यूज़ ख़त्म। आपने घबराना नहीं है नोट्स को लेकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा जो डेटा है वो इस ग्रुप में प्रोवाइडेड है, किसी भी तारीख का मिस नहीं होता है, डेली प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पिछला भी आपको मिल जाएगा, यानी जून 2023 से भी सारे के सारे जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पिछला करंट अफेयर पढ़ना है, तो वो सब कुछ भी इसमें है। किसी भी तारीख का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो और डिलीट कर दो, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स आप हमेशा डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी डिलीट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा कंटेंट आपका सिक्योर वे में रखा रहेगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप को जो ज्वाइन करने का जो अमाउंट है, फी अमाउंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर जाना और यहाँ पे एक मैसेज करना इस नंबर पर 8534873368 पर, और बोल देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। कुछ मैसेज कर देना, यार मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। उसको चेक कर लेना, पूरे डेमो वीडियो को देख लेना कि भाई एग्जैक्टली आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है इस ग्रुप से। उसके बाद जाकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये डिसीजन लेना इसको ज्वाइन करने का, ठीक है ना। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, सर्च बॉक्स में लिखोगे दीपा यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केंद्र सरकार ने जो हमारी राबी क्रॉप होती है, उस राबी क्रॉप के लिए जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बढ़ा दिया। तो कहोगे अच्छी बात है, फार्मर्स को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो फार्मर्स हैं वो ना खुश हैं, ठीक है। क्यों ना खुश हैं, चलो अब डिस्कस करते हैं। पहले ये समझना होगा राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। दोस्तों जो फसल होती है ना, उनके जो क्रॉपिंग सीजन होते हैं उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं क्रॉप्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ, इस फोटो में बढ़िया तरीके से सब कुछ दिया गया है। राबी फसलें वो होती हैं जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती हैं और इनकी कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हो गया गेहूँ, बारले, मटर, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें। ये राबी फसलें कहाँ कहाँ पे उगाई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। तो राबी क्रॉप कौन सी होते हैं ये आपको पता चल गया। ऐसी यहाँ पे एक क्रॉप होती है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप वो होती हैं जो जून से जुलाई, यानी कि जैसे ही राबी क्रॉप की कटाई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे खारिफ क्रॉप को उगाया जाएगा जून से जुलाई के बीच में, ठीक है। और इनकी कटाई होगी सितंबर से अक्टूबर में। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। और खारिफ क्रॉप में हमारी कौन सी होती है? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इन स्टेट्स के अंदर में, यानी असम, वेस्ट बंगाल, उसके अलावा ओडिशा का कोस्टल रीजन हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ज़्यादातर जो साउथ स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको एक खारिफ क्रॉप उगती हुई नजर आती है। उसके बाद तीसरी होती है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप कब उगाई जाती है? इसका जो हार्वेस्टिंग वगैरह होती है वो मार्च से जुलाई के बीच में होती है, ध्यान रखना। यानी कि जो राबी और खारिफ क्रॉप के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर में जैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। जैद क्रॉप्स हमारे सीजन वाइज जो फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ यहाँ पर फॉडर क्रॉप्स होती हैं, इनको यहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चला। यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, इसको लेकर ध्यान रखना कि ये फसल कौन सी है। इस चक्कर में आपको यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। अब दोस्तों आगे आते हैं। यहाँ पे ये पूछा जाता है, बोला जाता है कि केंद्र सरकार ने राबी क्रॉप के ऊपर में क्या किया, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है आपको पता है ना, जो सरकार है वो हमारे फार्मर्स को एमएसपी देती है। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि मिनिमम यहाँ पे अगर जो फार्मर है वो अपनी खेती करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं, उस फसल अगर वो फसल कहीं पर भी नहीं बिकती है तो कोई बात नहीं, सरकार तो मिनिमम प्राइस आपको इतना देगी, इतना रुपया तो आपको मिलेगा, वो फिक्स है। तो इसके लिए फार्मर सिक्योर हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, भाई इतना अमाउंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्राइवेटली बेचूं तो हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन मैं सरकार को बेचता हूं तो इतना अमाउंट मुझको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो कि यहाँ पे फार्मर की सिक्योरिटी के लिए काम करता है। तो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को राबी, स्पेशली जो राबी वाली फसलें हैं उसके ऊपर पर कुंटल के ऊपर 150 रुपया इंक्रीज़ कर दिया गया, पर कुंटल के हिसाब से 150 रुपये बढ़ा दिया गया। तो जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस सभी राबी फसलों के ऊपर 2024-25 के लिए, स्पेशली गेहूं जैसी फसलों के लिए बढ़ा दिया है 1 कुंटल पर 150 रुपया। तो यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नया प्राइस जो होगा, जैसे गेहूं की अगर हम लोग बात करें तो नया प्राइस यहाँ पर 2275 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट इंक्रीज़ किया गया है। लेकिन फार्मर्स नाराज़ क्यों हैं? दोस्तों फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस अमाउंट की आलोचना की है। उन्होंने बोला है कि भाई इतना भी क्यों बढ़ा दिया, ये बहुत ही कम अमाउंट है, और इस अमाउंट से यहाँ पर जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो मैच भी नहीं हो रहा है।
प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फार्मर्स ने ये मेंशन किया कि भाई जो हम फसल लगा रहे हैं ना, उसमें डीजल का खर्चा इतना आ रहा है, जो खाद होती है उसके ऊपर इतना खर्चा आ रहा है, और बहुत सारी इनपुट कॉस्ट आ रही है। तो जो हम खर्चा लगा रहे हैं उसके बाद जो फसल उग कर आ रही है उससे हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो हमारा इनपुट तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका आउटपुट हमारे पास में निकल नहीं पा रहा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो ये अमाउंट इंक्रीज़ किया गया, अमाउंट थोड़ा कम है, इस अमाउंट को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए था, जिससे कि यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर कॉस्ट है वो निकल जाती। आई होप आपको ये जो मैटर है वो समझ में आ चुका है, ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इधर से सरकार ने एक कदम उठाया, फार्मर ने ये बोला, जो आर्टिकल में था वो एग्जैक्टली मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिकल ये केवल न्यूज़ है। एग्जाम में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पूछा जाएगा, कौन देता है, कैसे दिया जाता है, कितनी फसलों के ऊपर दिया जाता है, ये बेसिक डेटा है। हमेशा सवाल यहीं से बनता है दोस्तों, हमेशा। यूपीएससी 4-5 बार सवाल पूछ चुका है प्रीलिम्स में, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा यहीं पर। तो समझते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग होती क्या है। समझ गए तो गए होंगे वैसे आप। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिनिमम प्राइस होता है किसी भी फसल के लिए जो सरकार देती है हमारे फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जो एमएसपी है वो किन किन फसलों के लिए दी जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहले तो हम लोगों ने ना एक बॉडी बना रखी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये बॉडी रिकमेंड करती है कि भैया 23 फसलों के ऊपर में एमएसपी दी जानी चाहिए। तो आज के समय पर हम लोग 23 क्रॉप्स हैं, 23 फसलों के ऊपर एमएसपी देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और एक फसल और आ गई शुगर केन, यानी गन्ने की फसल। गन्ने पर एमएसपी नहीं दी जाती, गन्ने पर एफआरपी दी जाती है, यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है एमएसपी की तरह ही है, लेकिन वो गन्ने पर एफआरपी दी जाती है, उसको हम एफआरपी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है एमएसपी बाकी फसलों पर, जो गन्ना है उस पर एफआरपी दी जाती है। उसके बाद में जो सीएसीपी नाम की बॉडी है, जो अभी आपने देखा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में काम करती है। और इसी बॉडी का काम है क्या करना, फसलों के ऊपर में एमएसपी देने के लेकर रिकमेंडेशन देना। ये बॉडी जनवरी 1965 से यहाँ पर काम कर रही है। एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि सरकार को रिकमेंडेशन देती है कि भाई इस फसल पर इतनी एमएसपी देनी है। बाकी वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार उस एडवाइजरी बॉडी की बात माने या ना माने। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई ना। चलो अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है, रिकमेंडेशन करने का काम किसका है, रिकमेंड करने का काम सीएसीपी का है। सर कहोगे कितनी बार बताओगे, भाई जितनी बार पढ़ लो उतनी बार बहुत है, रिविजन होता रहेगा। रेकमेंड कौन करेगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का है। ठीक है, उसने इसका काम तो रेकमेंड करने का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर अप्रूव कौन करता है। अब लोग लगाया है सीएसीपी, कि उन्हें पता है यहाँ पर सीएसीपी है। नहीं, सीएसीपी नहीं है, अप्रूवल देने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का है कि हाँ चलो हमने डिसीजन ले लिया, आपकी बात सही है, हम इस पर फसल दे रहे हैं, हम इस पर एमएसपी दे रहे हैं और इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो अप्रूव करने का काम इसका है और रेकमेंड करने का काम इसका। ये डिफरेंस ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें हैं और यहीं पर गलती हो जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो बहुत पछतावा होता है यार। घर पे आकर देखते हैं यार ये तो मैंने कई बार पढ़ा था। जैसे आपकी बार कई बार लोग डेंगू वाले उसमें गलत करके आ गए, जो वोलबाचिया वाला क्वेश्चन था। मुझे पर्सनली लोगों ने यहाँ पर कॉल करके बताया कि सर इतनी बार पढ़ा लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वोलबाचिया वाला क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब मैं बार बार बोलूँगा थोड़ा इरिटेशन होगा, लेकिन याद रखोगे। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कुछ फसलों की, यानी कि जो 23 फसलें जिस पर एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, वो 23 फसलें कौन कौन सी हैं। 7 तो हमारी सीरियल्स हैं। कौन कौन सी, पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज़, रागी। 5 दालें हैं, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिल। और फिर उसके बाद में 7 ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स हमारा ग्राउंड नट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सिसमम, उसके बाद सेफ्लॉवर सीड और देन नाइजर सीड। ठीक है, कहोगे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है ना, इसमें से एक नाइजर सीड भी है। ये दिख रहा है ना आपको, नाइजर सीड भी है। अभी क्यों बता रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आपने ये फसलें देखी। कुछ कमर्शियल क्रॉप्स में, कमर्शियल क्रॉप में हमारा रॉ कॉटन, रॉ जूट और कोपरा हो गया। और जो गन्ना है, गन्ने के ऊपर एमएसपी नहीं, क्या दिया जाता है, एफआरपी दिया जाता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा सारा का सारा बेसिक डेटा। समझ गए ना, 23 फसलें क्या क्या है, एमएसपी वगैरह सब कुछ समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो यूपीएससी ने 2015 में यहाँ पर सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था कि जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होता है, एफआरपी जो दिया जाता है गन्ने के ऊपर में, इसको अप्रूव कौन करता है, ये पूछा 2015 के अंदर। बताओ। ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब दोस्तों अगर आपको अप्रूवल और रिकमेंडेशन के बीच में डिफरेंस ना पता होता तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऑप्शन बी लगा जाते हैं कि भैया ये है। लेकिन सीएसीपी का काम क्या है, रिकमेंडेशन देने का पढ़ाया था। और यहाँ पे पूछा है अप्रूव कौन करता है, तो अप्रूव करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
तो ये था यहाँ पर यूपीएससी का जो पूछने का तरीका। अब दोस्तों ये तो बात हो गई यहाँ पर 2015 की, चलो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा पता नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2023 का क्वेश्चन। 2023 यानी इस साल जो प्रीलिम्स हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है इन तीनों स्टेटमेंट में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो भारत सरकार है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है नाइजर को लेकर, जो नाइजर सीड्स है इस पर भी एमएसपी दी जाती है, ये स्टेटमेंट दिया गया। तो क्या स्टेटमेंट सही है? कहोगे हाँ सही है। अभी तो मैंने जोर लगाया था नाइजर सीड के ऊपर थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि इस बार पूछा गया। हालांकि यहाँ पर इस बार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था ऑप्शंस की वजह से, इस वजह से गेम खराब हो गया। इस क्वेश्चन में भी आपको पता था थोड़ा सा कि भाई नाइजर जो है इसके ऊपर एमएसपी दी जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाते जब तक आपको नाइजर सीड की डिटेलिंग नहीं पता होती। क्या भैया नाइजर सीड एक खारिफ क्रॉप है, खारिफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है? हाँ बिल्कुल खारिफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुछ ट्राइबल पीपल जो है इंडिया के अंदर में वो इस नाइजर सीड को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, हाँ इसको खाना बनाने के लिए भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि ऑप्शन में ये था बताओ इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है, मज़ा आ रहा है, चीज़ों को समझ में आ रही हैं। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे एक मैपिंग करेंगे हम लोग, मैप देखेंगे कि भाई, और मैप देखते कैसे हैं वो भी आज मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है दोस्तों, ये आपने समझना होगा। इजराइल और पैलेस्टीन इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पर आपको रट चुका होगा। मैंने तैयार कर लिया कंटेंट, थोड़ा वेट करो। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर आप इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट ला रहे थे। यार आज वीडियो ऑलरेडी थोड़ा डिले हो चुका है, आज वीडियो लेट हो चुका है भाई, इस समय 8:10 हो चुके हैं। अब पिछले कुछ दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे से पहले 8:30 तक आपको वीडियो मिल जाए। अभी हो सकता है आज मुझे लास्ट में एक आर्टिकल छोड़ना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे टाइम पर आना चाहिए वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि इजराइल ने लगातार यहाँ पे गाज़ा पट्टी के ऊपर जो बम्बार्डिंग है वो बरसा दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये तो हो गया इजराइल और इधर हो गया यहाँ पर ये गाज़ा पट्टी, ये आपको देखा गाज़ा पट्टी। तो गाज़ा पट्टी के ऊपर हमास कंट्रोल करता है, पहले हमास ने रॉकेट दागे, फिर इजराइल ने रिटेलिएशन में रॉकेट दागे। तो अभी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, गाज़ा पट्टी में जो लोग हैं उनके हालात ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने पानी, खाना, बिजली सब कुछ देना बंद कर दिया है। इस एरिया में यहाँ पर पूरी तरह से अकाल पड़ चुका है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं नीचे साउथ साइड में, और साउथ साइड में भागने के बाद में जो गाज़ा पट्टी पे जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो इस वाले पॉइंट पर इकट्ठा हो चुके हैं, रफा पर। ठीक है, रफा जो नाम की जगह है दोस्तों, यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो चुके हैं? वो बेसिकली यहाँ पर ताड़ में है कि यार मुझे जगह मिल जाए तो मैं इजिप्ट निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर एक बॉर्डर दिख रहा होगा। क्योंकि गाज़ा पट्टी दोस्तों, गाज़ा पट्टी वाले लोगों की किस्मत आज के समय पर ऐसी है कि दोनों तरफ यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, एक बॉर्डर इधर एक बॉर्डर इधर, यहाँ पे बेसिकली इजराइल आपको नजर आएगा, जिनके बीच में यहाँ पर जंग चल रही है हमास और इजराइल के बीच में। और इजराइल ने भी बोल दिया यहाँ पे इन सबसे गाज़ा पट्टी वाले लोगों से आप साउथ में जाओ। और दूसरा जो देश है, केवल दूसरा कंट्री जो यहाँ पर गाज़ा पट्टी के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, वो छोटी सी बाउंड्री है 10-12 किलोमीटर की, वो यहाँ पर इजिप्ट की बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, ये वाली। तो लोग यहाँ पे हैं, लोग सोच रहे हैं यहाँ पर जैसे तैसे हम इजिप्ट में निकल जाएं, फिर इजिप्ट के बाद में सीधा अपने आप को सेटल कर लेंगे, धीरे धीरे जान बच जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो सिनेरियो हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, यूएस प्रेसिडेंट आपको पता है इजराइल पहुँचे, डिस्कशंस हुए, और यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बोलते भी हैं कि जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं इनके पास में ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पहुँचना चाहिए। ठीक है, जो लोगों का सपोर्ट है वो पहुंचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं बहुत सारा सपोर्ट दुनिया भर की कई सारे जो देश हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाज़ा पट्टी पर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सब लोगों ने कुछ सामान भेजा है, वो असिस्टेंस भेजा है। वो असिस्टेंस आज के समय पर इस सिनाई पेनिनसुला में रुका हुआ है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर वो सारा का सारा सामान रुका हुआ है। वो सामान हमें कोशिश करनी है, इजराइल से बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ढील छोड़ो, जिससे ये जो सामान है वो लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों की हेल्प की जा सके। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहे हैं। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, जो ये सिनाई पेनिनसुला है ना, वो अभी न्यूज़ में ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है। ये तो अभी थोड़ा सा जूम करके मैप दिखा दिया तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले वर्ल्ड मैप पर ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है हमारा वर्ल्ड मैप। चलते हैं हम लोग इजिप्ट की साइड में। कहाँ पर है इजिप्ट? देखो इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से देखना। ये मैंने सर्किल बनाया, एक सेकंड को डार्क कलर ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया, इस वाले पोर्शन को बहुत ध्यान से देखना। चलो जूम करते हैं इस वाले पोर्शन को, आ गए जी हम यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इजराइल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा इजराइल जो मैंने डॉट बनाया, ये रहा इजिप्ट। इजिप्ट बेसिकली अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन इजराइल और इजिप्ट के बीच में थोड़ा सा रीजन ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा सा रीजन दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप में, नीचे से ऐसा ट्रायंगुलर है, ऐसा रीजन, यही है वो सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है। अब ये वाला मैप देखो, इस वाले मैप में आपको समझ में आएगा। तो ये इजिप्ट हो गया, छोटा सा जो हिस्सा था ना वो जूम करके देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा।
यहाँ बराबर में आपको स्वेज कैनाल नज़र आएगा, जहाँ से बहुत सारे जहाज़ गुजरते हैं और ऊपर सीधा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से ऊपर यूरोप में पहुँच जाते हैं। ठीक है, एक पतला सा यहाँ पे नाले की तरह रास्ता है जहाँ से जहाज़ निकल जाते हैं। ये स्वेज कैनाल हमारा हो जाता है। समझ गए? तो सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर है ये आपको समझ में आ गया। सिनाई पेनिनसुला के आसपास क्या है, देखो आप मैपिंग कैसे करते हैं इस बात को समझना। जब भी आपसे बोला जाता है कि भाई ये चीज़ मैप में देखनी है तो ऐसे ड्रॉ कर लिया करो। ये तो मैप हो गया, इसमें यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लिया करो। ऊपर नॉर्थ, इधर यहाँ पर वेस्ट, इधर यहाँ पे हो गया ईस्ट और इधर हो गया साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में क्या क्या है पहले आपने वो ध्यान देना है। सबसे पहला, अगर आप सिनाई पेनिनसुला के नॉर्थ में देखते हो तो आपको नॉर्थ में मिलेगा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, साउथ में देखोगे तो साउथ में एक दूसरा सी है, वो है रेड सी। तो यहीं पे आपने दिमाग में क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में यहाँ पर कौन सा पेनिनसुला स्थित है, नीचे ऑप्शन दे दी जाएंगे, तो ध्यान रखना वो सिनाई पेनिनसुला न्यूज़ में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जो कि टर्की को लेकर बना था। ऐसे दिमाग में क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस मैप को थोड़ा और डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस मैप को हम इस तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। भैया नॉर्थ ईस्ट और साउथ हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी जगह होती है, साउथ ईस्ट होती है। तो अब यहाँ पर इस सिनाई पेनिनसुला के साउथ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, और इसी सिनाई पेनिनसुला के साउथ वेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज मिल जाता है। ठीक है, और गल्फ ऑफ स्वेज से ध्यान रखना, ऊपर इसी रास्ते से निकलकर हमारे पास में स्वेज कैनाल मिलता है, जिस स्वेज कैनाल से हम पार निकल जाते हैं और सीधा जब हमारा मेडिटेरेनियन सी है उससे गुजरकर यूरोप में पहुँच जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। आपने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये सब कुछ देख लिया। अब इसकी बाउंड्री देखो। बाउंड्री में यहाँ पर आप देखोगे तो सिनाई पेनिनसुला के जस्ट ईस्टर्न साइड में इजराइल है, इजराइल के साथ साथ यहाँ पर गाज़ा पट्टी है। यानी कि दो कंट्रीज़ जो हैं साउथ से बाउंड्री को शेयर कर रही हैं। इधर आपने दो लिख दिया, इधर केवल यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा, वो है इजिप्ट। और मैं आपको बता दूँ ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये भी इजिप्ट के हाथ में ही है, यानी कि इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये सारी जो बात हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मैपिंग करनी होती है। इसको ज़्यादा और एक्सपेंड मत करना कि भाई ऐसे तो सब देख लें, सऊदी अरेबिया ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, भले यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो सिनाई पेनिनसुला है ये कौन से दो देशों के साथ में अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर करता है। कौन सी बाउंड्री? मैरीटाइम बाउंड्री दोस्तों, यानी समुद्र के साथ में, यानी कि जो पानी का जो बाउंड्री वो शेयर करता है। तो कौन से दो देश आपको दिख रहे हैं दोस्तों? ये तो इजिप्ट खुद ही है, लेकिन दो देश यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन जॉर्डन का है और इधर सऊदी अरेबिया का है। ठीक है, ये पानी की तो बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री है। तो मैरीटाइम बाउंड्री सऊदी अरेबिया और साथ ही साथ में जॉर्डन के साथ में भी यहाँ पर ये सिनाई पेनिनसुला शेयर करता है। बात क्लियर हो गई। ये हुआ हमारा कंप्लीट कवरेज। आई होप आप इसको ज़िंदगी भर याद रखोगे आप, लेकिन भूल भी जाओ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब कुछ पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जाता है। जो सिनाई पेनिनसुला है इसके बारे में जो भी डिटेलिंग्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाउंड्रीज किस किस के साथ में शेयर करता है, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में क्या क्या है, इसका इतिहास क्या है, एवरीथिंग। आई होप आपको मज़ा आ चुका है, क्लियर हो चुका है। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाई थी भारत ने लंबे समय, अभी कुछ महीने हो चुके हैं रोक लगाए हुए। और क्या हुआ है दोस्तों, अभी उस रोक को आगे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इंडिया ने कल के दिन अनाउंसमेंट किया कि जो हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि पहले तो हमारा टारगेट ये था कि अक्टूबर के महीने तक हम जो चीनी का एक्सपोर्ट कर रहे थे अलग अलग देशों में वो नहीं करेंगे, रोकेंगे। वो रिस्ट्रिक्शन आगे कंटिन्यू कर दिए गए, अक्टूबर के बाद भी ऐसे रहने वाला है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीज़न यहाँ पर यह है कि दोस्तों क्योंकि हमको अपने देश के अंदर जो प्राइसेस हैं चीनी के उसको कंट्रोल करना है, और वो प्राइसेस तभी कंट्रोल हो पाएंगे जब उसकी सप्लाई अच्छी होगी, और सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए? अब इलेक्शंस भी आ रहे हैं सामने, कई सारे स्टेट इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, राजस्थान के इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, एमपी के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, जो चीनी का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर अभी थोड़ी सी रोक लगाई गई है, उसके बारे में यहाँ पर ही सारा डिस्कशन किया गया। तो आर्टिकल तो ज़रा सा है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, आपको पता है आर्टिकल के पीछे का डेटा वो इंपॉर्टेंट है। और पीछे का डेटा मतलब हमारा बहुत सारी डिटेलिंग्स, जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे शुगर एक्सपोर्ट के बारे में। आज आपको चीनी के बारे में ये सारी बातें मालूम चल जाएंगी, मतलब कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलो। सबसे पहली चीज़, आज के समय पर शुगर इंडस्ट्री की स्थिति क्या है भारत के अंदर वो समझते हैं। दोस्तों जो शुगर की इंडस्ट्री है एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो चीनी बनती है किससे बनती है? गन्ने से बनती है। अब गन्ने की खेती करते हैं बहुत सारे फार्मर्स, लगभग 50 मिलियन शुगर फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख,
50 मिलियन फार्मर्स, शुगर केन फार्मर्स, 5 लाख वर्कर्स जो कि डायरेक्टली चीनी की मिलों में काम कर रहे हैं। तो मतलब करोड़ों लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिला हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, शुगर इंडस्ट्री से। और मैं आपको बता दूं, अक्टूबर और सितंबर 2021-22 की बात की जा रही है। 2021-22 में अक्टूबर और सितंबर के महीने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था चीनी का। और फिर उसके बाद में कंज्यूमर भी थे हम लोग, क्योंकि प्रोडक्शन करने के साथ साथ हमारी देश की आबादी बहुत है, कंजम्पशन भी करते हैं। और दुनिया के हम लोग सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी थे। अभी क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ल्ड के सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। आर्टिकल में जो मेंशन किया जा रहा है वो है सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, तो ध्यान में रख सकते हो उसको। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे आता है दोस्तों, चीनी को उगाने के लिए, या फिर ऑब्वियस सी बात है, चीनी को उगाने के लिए गन्ना चाहिए हमें। और गन्ने की खेती के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, बारिश इतनी चाहिए, सॉइल इतनी चाहिए, मत ध्यान रखना, इसे ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई गन्ने का जो उत्पादन है वो आज के समय पर सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में होता है। सबसे पहला महाराष्ट्र, सेकंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और थर्ड हमारा कर्नाटका। तो ये 3 टॉप स्टेट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पिछले कुछ समय पर, यानी कि अगर आप पिछले कुछ साल देखोगे तो उन सालों में भारत का जो ये शुगर केन इंडस्ट्री है ना, या ये जो चीनी का जो पूरा इंडस्ट्री है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्रोथ को हासिल किया है। हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है। जो एक्सपोर्ट है 2021-22 में अपने हाईएस्ट लेवल पर था, क्योंकि सरकार की बहुत सारी जो नीतियाँ हैं वो यहाँ पर हेल्प कर रही हैं। यहाँ पे कह सकते हो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं पिछले 5 सालों में, उन्होंने कहीं ना कहीं जो ये चीनी की इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पर दी है, ठीक है। लेकिन केवल यहाँ पर इसके फ़ायदे नहीं हुए इंडस्ट्रीज़ के। पता है, चीनी की इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स भी, आपसे पूछा जा सकता है कि चीनी के जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें क्या क्या आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली समस्या दोस्तों है वो है कंपटीशन फ्रॉम अदर स्वीटनर्स। जो भारत की शुगर इंडस्ट्री है वो आज के समय पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। आजकल ना बहुत सारे स्वीटनर आ चुके हैं। लोग यहाँ पर चीनी को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, यार वाइट शुगर है, वाइट पॉइजन है, इस चक्कर में हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जगह दूसरा स्वीटनर यूज़ कर लेंगे, कॉर्न सिरप, ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे, है ना, जो कि सस्ता भी होता है और सस्ते में प्रोड्यूस भी होता है, लंबे समय तक रख सकते हो। तो इसके चक्कर में यहाँ पर चीनी को एक बढ़िया कंपटीशन मिलना शुरू हो चुका है। तो पहली प्रॉब्लम चीनी की इंडस्ट्री ये फेस कर रही है। दूसरा, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीनी की मिलें आज भी यहाँ पर बहुत सालों पुरानी हैं और पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, और पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है। इस चक्कर में इंडस्ट्रीज़ कम्पीट नहीं कर पा रही हैं, और जो ये अदर स्वीटनर्स वाली इंडस्ट्री हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर बना रही है, उनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं चीनी के इन इंडस्ट्री से वो आगे निकलती हुई चली जा रही हैं, ये हमको देखने को मिल जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। गन्ने की खेती के लिए हमको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, आपको पता होगा। पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो कीटाणु मारने वाले कीटनाशक होते हैं वो भी चाहिए होते हैं, और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट सीधा एनवायरमेंट पर पड़ता है। पानी का जो लेवल है वो कम होता हुआ नजर आएगा, और पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह कम होती हुई चली जाएगी। समझ में आ गया। और इतना नहीं, ये तो गन्ने की खेती की बात हो गई। जो चीनी की मिलें होती हैं, वो चीनी की मिलों से भी यहाँ पे आपको पता हो कितना सारा धुआं निकलता है, पानी रिलीज़ होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास के एनवायरमेंट को बर्बाद करता हुआ नजर आता है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरा प्रॉब्लम या फिर अगला प्रॉब्लम वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो शुगर इंडस्ट्री है भारत के अंदर में, ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिल जाती है। जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इनके प्राइसेस को सेट करने में, इनके प्रोडक्शन के ऊपर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ना जब भी हम बात करते हैं चीनी की, तो भारत के अंदर इस पूरे शुगर इंडस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक डेटा है, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रख सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शुगर ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के अंदर में, ठीक है। ये सरकार और जो शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके बीच में यहाँ पर एक पुल का काम करती है, यानी सरकार को और शुगर इंडस्ट्री को बीच में लिंक करने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को तैयार किया गया है। इस बॉडी का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि भैया सरकार को भी फ़ायदा हो, साथ ही साथ में जो ये शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं इनका भी ध्यान रखा जा सके, दोनों के हित में हम बात कर सकें। आई होप आपको ये जो बातें हैं वो अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री। चलिए आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल नहीं, ये हमारा एडिटोरियल डिस्कशन होने वाला है। और वैसे आज हमने 2 एडिटोरियल निकाले थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक और आर्टिकल था लेकिन वो फिर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन कर रहा था। भाई बहुत डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। वैसे 2 एडिटोरियल हमारे पास में, एक एडिटोरियल ये वाला है जहाँ पे बात की जा रही है वर्किंग वीमेन के बारे में, और दूसरा एडिटोरियल यहाँ पर यह है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कितना ज़्यादा बेकार है, उसकी रियलिटी क्या है, कैसे देशों को यहाँ पर कर्जे में डुबो रहा है, जैसा हम डिस्कस करते रहते हैं। यानी कि इस वाले एडिटोरियल को लेकर भी एक मोटा मोटा जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में है, क्योंकि डिस्कशन हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारा ये वाला,
ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है मेजर ऑफ द वर्किंग वेमेन। दोस्तों इस एडिटोरियल को यहाँ पर 3 राइटर ने मिलकर लिखा हुआ है। ये पता है किस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई आप क्या सोच रहे हो, जो भारत की इकॉनमी है, जीडीपी है, वो केवल पुरुषों की वजह से हो रही है, पुरुष काम कर रहे हैं उनकी वजह से हो रही है? नहीं, बहुत सारी महिलाएं भी वर्क कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं अनपेड वर्क कर रही हैं। तो उन महिलाओं का भी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी भारत की इकॉनमी के अंदर में, इंडस्ट्री के अंदर में, जीडीपी में, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे राइटर ने यह मेंशन किया है कि जो वेमेन्स अनपेड वर्क है, काफ़ी सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं जिसके बदले में उनको पेमेंट नहीं मिलती, ठीक है, तो ये जो अनपेड वर्कर हैं, महिलाएं जो स्पेशली, वो भी कहीं ना कहीं भारत की जो टोटल जीडीपी में है उस जीडीपी के अंदर में 7.5% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। और उन महिलाओं को हमें यहाँ पर एक पहचान देनी ज़रूरी है, उनके लिए कुछ करना ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो महिलाएं हैं उनके ऊपर केवल घर का काम का बर्डन नहीं है। एक तो घर का काम तो है ही उनके ऊपर, बच्चे की देखभाल करना, फैमिली की केयर करना, वो सब कुछ तो है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वो हमारे देश की जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो इसको पहचान देना, इसको रिकग्नाइज करना, इसके बारे में बताना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है। अब राइटर यहाँ पर और डिटेलिंग्स क्या क्या बोलते हैं, एक एक करके बस खाली कान खोलकर यार आप लोग सुनते हुए चलना, बहुत आराम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। राइटर बोलते हैं, देखो पहला पैरा देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल सच्चाई है, ये ना यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि जो ये पेरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंट को अगर आप देखते हो तो ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट हमारे काम कर रहे होते हैं ताकि जो बच्चा है उसके फ्यूचर को वो सिक्योर कर सकें, एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पर अपने बच्चे को दे सकें। लेकिन इंडिया में, मतलब ये विदेशों का है, जहाँ पे पेरेंट्स यानी मदर फादर सब यहाँ पे काम पे चले जाते हैं और अर्न करने में लगे रहते हैं। इंडिया का जब फैमिली स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग हो जाता है। क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे ना, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखोगे तो ये चलता हुआ आया है कि जो फादर हैं हमारे, वो फादर यहाँ पर बाहर जाते हैं काम करने के लिए घर से, ठीक है, घर से बाहर जाके कमा कर लेकर आते हैं ताकि यहाँ पर घर का खर्चा चल सके। और जो हमारी मदर होती हैं वो मदर यहाँ पर बच्चे की केयर करती हैं, यानी चाइल्ड केयर करती हैं, जो फैमिली है उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर वो घर में रहती हैं, एल्डर केयर के लिए, चाइल्ड केयर के लिए, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ पे इंडिया में चलता है। तो दोस्तों ये जो मॉडल आपको दिख रहा है ना, ये मॉडल इंडिया में भले ही चलता हो, लेकिन साथ ही साथ में हमें यहाँ पर इसको देखना होगा, इसको एनालाइज करना होगा। तो यहाँ पर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं आगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि भारत को, भैया भारत की जो इकोनॉमी है वो हमें $5 ट्रिलियन करनी है। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचते हुए, यानी कि यहाँ तक पहुंचने में हम लोगों को जो वेमेन है, जो महिलाएं हैं, उनको भी इस इकोनॉमी के अंदर में इंक्लूड करना होगा, उनको भी यहाँ पर कह सकते हो एक पहचान देनी होगी। समझ गए? तो ये ना दोस्तों यहाँ पे हो सकता है दो, राइटर बोलते हैं यहाँ पे 2 तरीके हैं ये काम करने के, 2 स्पेसिफिक तरीके। जो महिलाएं काम कर रही हैं इनकी वैल्यू करी जाए, दूसरा यहाँ पर महिलाओं को प्रॉपर सपोर्ट किया जाए ताकि महिलाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी में घर से बाहर वो भी यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकें। तभी जाकर यहाँ पे जो हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो यहाँ पर हम अचीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आई। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी महिला यहाँ पर काम कर रही हैं और महिलाओं का जितना भी काम होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई देखो सभी पेमेंट मिलती है उनको, कुछ काम के लिए पेमेंट नहीं मिलती है। स्पेशली यहाँ पे जब वो डोमेस्टिक वर्क कर रहे होते हैं, घर में काम कर रहे होते हैं, तो उसकी भी पेमेंट नहीं मिलती है, वो अनपेड काम कर रही हैं। तो ये बात ना, ये जो एक इकोनॉमिस्ट, आपको पता होगा, एक इकोनॉमिस्ट रिसेंटली चर्चा में, जिनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन वो पर्सनैलिटी हैं जिनको 2023 का इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारा का सारा जो डेटा है ना उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, अमेरिका के जो इतिहास है पिछले 200 सालों का वो देखा, और यहाँ पर ये देखा कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में है लेकिन उनकी वैल्यू नहीं हो रही है। इंडिया का दोस्तों जो पहला टाइम यूज सर्वे आया था ये 2020 में रिलीज़ किया गया। किसने रिलीज़ किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज़ किया। पता है उस सर्वे में क्या दिखाया गया? उस सर्वे में ये बोला गया कि लगभग 81.2% के आसपास, कितनी 81.2% जितनी भी सारी महिलाएं हैं, मतलब जितनी भी हमारी सारी महिलाएं, उनमें 81.2% के आसपास वो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज के अंदर में इंक्लूडेड हैं, यानी जो घर का काम होता है वो कर रही हैं। समझ गए? जबकि मैन की बात करेंगे तो ऐसी कैटेगरी में जो मैन है वो बहुत कम है, 20 से 22% के आसपास उनका ये पूरा जो रेशियो है वो देखने को मिल जाता है। जो वेमेन है ना, वो वेमेन कहीं ना कहीं कह सकते हो अपने घर के अंदर में बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो बिताती हैं बच्चे की केयर करने के लिए, अपने बड़ों की केयर करने के लिए। और जो आउटसाइड वाला वर्क हो रहा है, जो महिलाएं घर का काम के साथ साथ आउटसाइड वर्क भी कर रही हैं, तो आउटसाइड वर्क में उनको बहुत ही कम घंटे मिल रहे हैं काम करने के लिए, और कभी कभी यहाँ पर उसका पेमेंट मिलता है, उनको नहीं मिलता, और कभी कभी नहीं मिलता।
तो इसके चक्कर में महिलाएं कभी कभी, जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो डबल बर्डन फेस कर रही हैं, घर का काम तो देख रही हैं और फैमिली के लिए इनकम ही जनरेट करने का काम कर रही हैं, उनके ऊपर डबल बर्डन है। समझ गए, कंधे पर दो दो बोझ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी जो हम लोग वैल्यू है वो यहाँ पर, या फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी के अंदर में, वो नहीं समझ रहे हैं। वो कंट्रीब्यूशन हमें समझना होगा कि जीडीपी में उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। समझ गए, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे राइटर ने एक और बात पे फोकस किया, जो वेमेन अनपेड वर्क है, महिलाएं जो बिना काम के काम मतलब बिना पैसे के काम कर रही हैं, बिना पेमेंट के काम कर रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है और हमारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महिलाएं कहीं ना कहीं जीडीपी में 7.5% का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, ऐसा एसबीआई की रिपोर्ट खुद बताती है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर महिलाओं को यहाँ पे थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए तो क्या होगा, इससे हम अपने जीडीपी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। समझ गए। अब यहीं पर ना एक दूसरा साइड भी है दोस्तों, यहाँ पर वेमेन को सपोर्ट करना कि वो यहाँ पर थोड़ा घर से बाहर जाके यहाँ पे काम कर सकें, घर का काम कर रही हैं, कुछ लोग चाहती हैं कि यहाँ पर बाहर भी काम कर सकूँ मैं, कैपेबिलिटीज़ हैं मेरे अंदर में, तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो इनकम फैमिलीज़ में अगर आप देखोगे, या मतलब लो इनकम फैमिलीज़ में जनरली क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा आय नहीं है ना, तो वहाँ पे फैमिली में दोनों मदर और फादर दोनों यहाँ पर अर्न कर रहे होते हैं, दोनों पेरेंट्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और काम करना पड़ता है भाई, क्योंकि फैमिली की लो इनकम है, काम चलाना है ना, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, पढ़ाना है। आजकल देख पाओगे जो महंगाई है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है। तो जो लो इनकम वेमेन है वो यहाँ पर काम कर रही है बिना किसी सपोर्ट के, है ना। और महिलाओं को ज़्यादातर जो वर्क पैटर्न अगर आप देखोगे तो दोस्तों सीजनल होता है, सीज़न वाइज। ठीक है भाई, इस सीज़न में काम मिला, दूसरे सीज़न में नहीं मिला, इर्रेगुलर काम होता है। कभी कभी पेमेंट इर्रेगुलर होती है, पेमेंट बहुत कम होती है, सबसे बड़ा रीज़न है ना, पेमेंट में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेल के कंपैरिजन में महिलाओं को पेमेंट बहुत कम मिलता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर टैकल की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए कुछ नई नई चीज़ों की ज़रूरत है। एक स्टडी ने, पता है, एक स्टडी हुई, उसने यहाँ पर रिवील किया कि जो 44 मतलब जितनी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं में 44% यानी 44% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर में एक अपना रोल निभा रही है, काम कर रही हैं। और काम करने के बाद यहाँ पर देखोगे उनमें से केवल और केवल कुछ ही महिलाओं की काउंटिंग की जाती है कि यार इनका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में है। जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि मतलब कह सकते हो कि कुछ महिलाएं जो काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है महिलाओं का जो काम कर रहा है, उनमें से केवल कुछ ही प्रतिशत जिनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, जो रेगुलर बेसिस पर काम कर रही हैं, 2-3% ही ऐसे देखने को मिल पाएंगी, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन गिना जा रहा है, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है इकॉनमी के अंदर में, बाकी कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जा रहा। जबकि हमें सभी का कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए, सभी को एक प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर देखोगे जहाँ पे काम वगैरह चलता है, वहाँ पे ना एक हार्वर्ड रिसर्चर्स है, हार्वर्ड रिसर्चर ने 2013 के अंदर में एक चीज़ डिस्क्राइब की और ये बताया कि हम लोग ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो महिलाएं हैं वो काम कर रही होती हैं, मजदूरी कर रही होती हैं, उनके बच्चे इधर उधर यहाँ पर खेल रहे होते हैं और बिल्कुल डेंजरस कंडीशंस के अंदर में, है ना। यानी कि वही कंस्ट्रक्शन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, महिलाएं काम कर रही हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे सीधा उस बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और जितने भी दोस्तों यहाँ पर ये जो एफर्ट्स हैं या फिर यहाँ पे जो फंड्स इकट्ठे करे जा रहे हैं एजुकेशन के प्रति, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पैसा बेकार हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ यहाँ पर कह सकते हो जो बच्चा है वो बच्चा कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर हो नहीं पा रही है। तो सरकार यहाँ पे ऑलरेडी दुनिया के जो सबसे बड़े पब्लिक सिस्टम है बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए वो दे रही है। आपको पता है आंगनवाड़ी सिस्टम, नाम तो सुना होगा आंगनवाड़ी का। अब आंगनवाड़ी में 80 मिलियन बच्चे हैं 6 साल तक के, जिनके लिए लगभग 1.4 मिलियन के आसपास अलग अलग सेंटर्स ओपन कर रखे हैं। 14 लाख के आसपास सेंटर्स खुले पड़े हैं हमारे देश भर में जहाँ पे उनको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर भी जो महिलाएं वो काम कर रही हैं, यहाँ पे कई सारे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई देने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स ये ओपन रहते हैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। वेमेन को यहाँ पर कुछ और भी केयर ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। यानी कि चलो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने बच्चों को, यानी कि मान लो कोई वेमेन कंस्ट्रक्शन साइट पर या मजदूरी कर रही है, उन्होंने स्टार्टिंग में अपने बच्चे को अपने बच्चों को यहाँ पर आंगनवाड़ी में भेज दिया पढ़ने के लिए। अब बच्चा यहाँ पे 1 बजे फ्री हो गया, तो 1 बजे के बाद भी यहाँ पर उस बच्चे की केयर करनी है। तो उसकी केयर के लिए फिर सरकार ने एक नया कदम उठाया। आपको पता होगा क्रैशेस स्टार्ट कर दिए गए, ठीक है। क्रैशेस क्या है, तो क्रैशेस से यहाँ पर एक सोल्यूशन मिल जाता है उन महिलाओं को कि यहाँ पे अपने छोटे बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकती हैं। उन क्रैशेस के अंदर में उन बच्चों को यहाँ पर एक केयर दी जाती है। इसके लिए नेशनल क्रैश स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ये स्कीम यहाँ पे आज के समय पर हमारे देश में लगभग कह सकते हो 6500 के आसपास जो क्रैशेस सेंटर्स है वो नज़र आते हैं, जहाँ पे मदर्स की हेल्प हो जाती है, उनके बच्चों की जो केयर है वो यहाँ पर की जाती है, उनके बच्चों को यहाँ पर एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिल जाता है।
ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, इन फैसिलिटीज़ को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, इन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इन फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देकर क्या होगा, वेमेन को कहीं ना कहीं वर्क पार्टिसिपेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा काम करना यहाँ पर शुरू कर देंगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की केयर के लिए भी काफ़ी सारी महिलाएं नहीं जा पाती हैं, लेकिन अब क्या होगा, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो वेमेन लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है दोस्तों इंडिया के अंदर में, वो आज के समय पर बहुत कम है। सरकारी सोर्सेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का जो परसेंटेज है वो 32.8% है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 24% है। जबकि दुनिया भर में दूसरे देशों की बात करोगे, चाइना का 61% है। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो महिलाएं काम कर रही हैं, वर्किंग वेमेन है, चाइना में 61% है, बांग्लादेश में 38%, नेपाल में 29%, पाकिस्तान में 25%। ठीक है। तो इंडिया को भी यहाँ पे अगर अपना ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा ज़्यादा सशक्त बनाना होगा। जो यहाँ पर इस प्रकार की अफवाहें हैं या झूठ यहाँ पे आसपास कह सकते हो वेमेन वर्क को लेकर फैलते रहते हैं, इसको यहाँ पे हमें बर्स्ट करना होगा। जो वेमेन वर्क है, इन वेमेन वर्क को भी काउंट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, और अलग अलग प्रकार के सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनके बच्चों के केयर के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं, उन चीज़ों को मजबूत करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ होगा और कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, समझा जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है जल्द से जल्द जो हमारी इकॉनमी है उसको हम एक बड़े बेस पर लेकर चल सकेंगे, जो हमारे टारगेट्स हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नाउ आते हैं उसके बाद मैंने हमारे पहले मेंस के क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से यहाँ पर इसको सुनना है। क्वेश्चन क्या है, नॉट ओनली डू वेमेन शोल्डर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क बट दे ऑल्सो बूस्ट द जीडीपी इन द प्रोसेस। एलोबरेट मतलब क्या है, महिलाएं न केवल घरेलू काम का बोझ उठाती हैं, नहीं जो घरेलू काम है, घर के काम है, उसका बोझ तो यहाँ पर उठाती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये काम है, इस काम के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जो जीडीपी है, देश की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, उसको भी यहाँ पर वो बढ़ावा देती हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो, इसके बारे में आपने डिटेल से एलोबरेट करना है। ठीक है, तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स हैं वो एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो महिलाएं न केवल घरेलू काम का बोझ उठाती हैं बल्कि वे इस प्रक्रिया में सकल घरेलू उत्पादक को भी बढ़ावा देती हैं। इसके बारे में डिटेल से मेंशन करें, 250 शब्दों में आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपा यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है दोस्तों, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है ना, आगे आते हैं दोस्तों। ये जो आखिरी वाला ट्यूटोरियल है ना, इसको मैं आपके साथ में यार कल डिस्कस करूंगा। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है और लेंदी भी हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा कल समय लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आर्टिकल जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा 2 छोटे छोटे आर्टिकल आपको पता होगा, ऐसे 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो भारत है यहाँ पर एक डील साइन कर रहा है MQ-9B रीपर ड्रोन को लेकर। तो ये जो ड्रोन दोस्तों आपको दिख रहे हैं फोटो के अंदर में, इस ड्रोन को भारत परचेज़ कर रहा है अमेरिका से, और इसकी जो डील है वो हम लोग फरवरी 2024 में कर लेंगे, और करने के बाद में 3 साल लगेंगे। ये 31 ड्रोन्स को हम लोग परचेज़ कर सकेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी ज़रूरत है। आज के समय पर जो बॉर्डर पर इश्यूज़ हैं चाइना पाकिस्तान के साथ में, उसको टैकल करने के लिए ड्रोन की हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया प्लान कर रहा है 30 से 31 ड्रोन परचेज़ करे जाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स, नेवी और साथ ही साथ में आर्मी के लिए। ठीक है, ड्रोन दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसकी लेंथ लगभग 36 फीट के आसपास है। ठीक है, कई सारे यहाँ पर जो दोस्तों यह जो ड्रोन है ना, ये ड्रोन लड़ाकू है। लड़ाकू मतलब यहाँ पर इससे आराम से हम दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अमेरिका ने इसका यूज़ भी किया है क्योंकि हम यूएसए से ही यहाँ पर ये ड्रोन परचेज़ कर रहे हैं। इस ड्रोन के अंदर में दोस्तों यहाँ पे हेलफायर मिसाइल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दुश्मन के ऊपर अटैक करना हो नीचे, तो यहाँ पर इस हेलफायर मिसाइल से यहाँ पर किया जा सकता है। उसके अलावा कैमरा वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, इंफ्रारेड रडार वगैरह देखने को मिल जाएगा। अच्छे से सारी की सारी जो फोटोज़ है वो हमको नीचे की भेज सकता है, अच्छी क्वालिटीज़ की फ़ोटोज़ भेज सकता है। कैसा भी वेदर हो, रात क्यों ना हो, उस दौरान भी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ भेज सकता है। इस ड्रोन की जो पेलोड कैपेसिटी है वो यहाँ पर आप देख पाओगे। एंड्योरेंस क्या है, 27 घंटे से ज़्यादा का एंड्योरेंस है ना। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 50,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर ये जाकर आराम से उड़ सकता है, और वहाँ से सारा का सारा जो डेटा है वो कैप्चर करके हमको प्रोवाइड करवा सकता है। तो यही ड्रोन्स अभी परचेज़ किए जा रहे हैं, डील साइन होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि
2024 में डील साइन होके ये सारे के सारे जो ड्रोन्स हैं हमें 2027 तक मिल जाएंगे। फिर इसी प्रकार से दोस्तों एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, अयोध्या का जो राम मंदिर है, इस पूरे मंदिर का जो ट्रस्ट है इनको FCRA का लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया गया है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस मिल चुका है। FCRA का लाइसेंस मिलने का मतलब है कि अब विदेशी जो डोनेशन है वो भी यहाँ पर ये जो राम मंदिर है वो एक्सेप्ट कर सकेगा। दोस्तों इस ट्रस्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर 3500 करोड़ रुपए का डोनेशन एक्सेप्ट किया है। ये जो डोनेशन है ये भारतीय लोगों के थ्रू दिया गया है, इंडियन पीपल के थ्रू दिया गया है। ये 3500 करोड़ का डोनेशन गया था, लेकिन अभी यहाँ पर फॉरेन डोनेशन की बारी आ चुकी है। इसके लिए आपको पता होगा जो कोई भी यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह है उनको अप्लाई करना पड़ता है FCRA लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पर FCRA लाइसेंस राम मंदिर के टेम्पल ट्रस्ट को मिल चुका है। तो अब क्या होगा, इस लाइसेंस के ज़रिए यहाँ पर जो बाहर से डोनेशन है, विदेशों से जो डोनेशन है वो यहाँ पर इस मंदिर को मिल सकेगा। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको बताया जो राम मंदिर है इसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट के बाद में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि अभी जो ये राम मंदिर है इसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। इसका उद्घाटन हो सकता है कि जनवरी 2024 के अंदर में, जनवरी 14 से 24 के बीच में हो सकता है, यानी कि अगले साल जो हमारा पहला महीना होगा उसमें 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में यहाँ पर ये जो इनाग्रेशन है वो यहाँ पर मंदिर का किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशंस थे, वो भी मैंने आपके साथ में यहाँ पे कवर किए। नव आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका ये था कि भैया जो कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट का ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फटाफट इसका उत्तर दो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, क्योटो प्रोटोकॉल से हमारा जो ये कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया है। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।